अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद शम्सुल हसन रिजवी एडवोकेट और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शम्स रिकॉर्ड्स का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस, मुख्तलिफ़ लॉयर्स और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स वगैरह या आम आवाम जो है इनकी मैंने कलेक्शन बनानी है और हर एक से अलग अलग सवालात पूछने हैं ताकि जो हमारी आवाम है और हमारे व्यूवर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं और मुस्तफ़ीद हों। और आज मैं मौजूद हूँ शेर अफजल लॉ एसोसिएट्स पे और मेरे साथ पढ़ी लिखी शख्सियत मौजूद हैं और आज हम इंटरव्यू करेंगे चौधरी अली असगर भुल्ला साहब का, जो कि एक वकील भी हैं और MNA के कैंडिडेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? जी, आप सुनाएं शमस भाई। जी ठीक ठाक सर। अच्छा सर, आप थोड़ा सा स्टार्ट इससे करते हैं कि आपने वकालत का आगाज़ कब किया और सियासत का आगाज़ कब किया? मैंने बाकायदा जो वकालत का आगाज़ है वो तो 2012 के करीब किया, लेकिन सियासत का मैं उससे पहले ही सियासत में आ चुका था। 2011 के शुरू में मैंने अमली तौर पे सियासत में हिस्सा लिया और उससे पहले भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ तो थी नहीं। अच्छा सर, मेरे ज़राए के मुताबिक आप सियासत में नहीं भी आए थे तब भी लोग आपके पास आते थे मदद के लिए या कोई भी जो आप उनकी मुआवनत करते थे, तब तो आपका नज़रिया भी नहीं था मैंने सियासत में आना, फिर भी आप लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। अच्छा, मेरा ना जी ये बात खाली इंटरव्यू वाली नहीं है। सियासत में अमली तौर पे आने से पहले मुझे बड़ा जुनून था भी है। मैं लोगों की, दोस्तों की, साथियों की, जो कोई भी मेरे पास आता मैं उनके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। मुझे किसी भी जगह जाना पड़ता, शेखुपुरा जाना पड़ता, रेंज में जाना पड़ता, मैं जाता। और तभी मैंने महसूस किया कि इतनी स्पीड से मैं काम तब करवा सकता हूँ जब मैं पब्लिक का बाकायदा नुमाइंदा होऊंगा। इसका मुझे एहसास तभी हुआ। जी सर, इसमें अगला सवाल मेरा ये है कि आप MNA के कैंडिडेट हैं और किस पार्टी की तरफ से आप इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं? मैं देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया आगाज़ तो मैंने एज ए सूबाई कैंडिडेट आगाज़ किया अपनी सियासत का। उसकी वजह ये थी कि तब मेरे पास एक माकूल MNA का मेरा दोस्त एक कैंडिडेट मौजूद था। ठीक है। अब मेरे हल्का, नई हल्का बंदियों के लिहाज से मेरा फेवरेट हल्का बनता है NA का, और उसमें मेरे दोस्त हैं मेरे। मैं समझता हूँ एक वसी मैदान है और उसमें आके खुल खुला के खेलना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये अपना आगाज़ सियासत का किया। तो उसमें मैंने इसीलिए यहाँ पे आया MNA के इलेक्शन के लिए कि मुझे ये समझ आई कि आप खुल के इलेक्शन, आप पब्लिक की नुमाइंदगी यहाँ पे एक तरह से जो मरकज़ी क़यादत होती है ना जी ज़िले में, वो NA की क़यादत होती है। तो आप अपने लिहाज से खुल के अपना पैनल बना सकते हैं, अपने साथियों को साथ ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप एक अच्छा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। आपके हल्के में बहुत से मसाइल गरीबों के होंगे, लेकिन जो सबसे बड़े दो मसले हैं उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। पहला मसला इमामिया कॉलोनी का फाटक है, दूसरा मसला हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं, इनमें गरीबों को उतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिलता जितनी जल्दी अमीरों को मिलता है। तो पहले फाटक की बात कर लें, उसके बाद पुलिस स्टेशंस की। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरे एजेंडे में ना जी, जब मैंने 2011 में सियासत में आने का सोचा तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मैं उन दिनों मेरी एक आर्जी रहाइश लाहौर की दूसरी दरिया रावी के दूसरी तरफ भी थी। ठीक है। तो जब मैंने वहाँ पे हालात को देखा, रायवंड रोड पे, मुल्तान रोड पे, मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ और यहाँ का फ़र्क क्यों है। तो तब मैंने ये चीज़ों को नोट किया और मैंने ये सोचा कि वहाँ और यहाँ में फ़र्क इसलिए है कि वहाँ पे लीडरशिप जो है ना, वो सारी चीज़ें, सारी सहूलतें अपने लोगों के लिए लेके जा रही है, और यहाँ पे जो लीडरशिप है वो है ही नहीं। लीडर का मतलब होता है कि आप अपने आवाम के मसाइल को समझें, आप में पैदाइशी गेटस मौजूद हों कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। आप में एक दर्द, नेचुरल दर्द होना चाहिए। देखें, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, हर एक को आना चाहिए। रिजवी भाई, मैं समझता हूँ सियासत में जितने लोग आएंगे उतनी बेहतरी आएगी। लेकिन बहुत से सियासतदान मेरे भाई ऐसे हैं जो कि सियासतदान बनने की कोशिश करते हैं। सर, आपने नून लीग में ज्वाइनिंग क्यों नहीं की? अच्छा, तब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने तब, जब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये मसाइल देखे, जैसा कि आपने फाटक का कहा, रोड्स का कहा, गुर्बत का कहा, रेशो बड़ी कम थी, फैक्ट्रीज़ बहुत अच्छी फैक्ट्रीज़ मुल्तान रोड, रायवंड रोड पे थी। यहाँ पे वो लोग आते थे जो कि बिल्कुल किसी काम के नहीं थे, जो इंडस्ट्री थी।
तो ये सारी चीज़ें मैंने सोची, तो मैंने सियासत का आगाज़ किया। अब मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप कोई पार्टी भी ज्वाइन करें, लेकिन मैं समझता हूँ तब की मेरी स्कोरिंग आज तक नहीं हुई। जितने स्कोर मैंने तब किए सियासत में, जितनी मैंने तब खिदमत की 6 माह जब मैं एज ए इंडिपेंडेंट था, तो मैं आज तक नहीं कर सका। मैं खुल के खेल रहा था अपने बलबूते पे। मेरा छोटा सा सवाल ऐड में करता चलो। शहबाज शरीफ साहब ने 2008 में ये शाहदरा जो अंडरपास है या पुल और जो हमारा इमामिया कॉलोनी है, इसकी मंजूरी दे दी थी। 2008 से लेके 22 तक, ये 14 से 15 साल बनते हैं, इनमें अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनकी नाअहली थी या जो आगे लोगों की, जो आगे लोग नुमाइंदे थे, जो MNA MPS से, उनकी नाअहली? मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी, ये सारी शमस भाई, मैं उसी तरफ जा रहा था कि ये नाअहली लीडरशिप की है, और उसमें लोगों को भी मैं कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि मैं बेहतरी के लिए सियासत में आया हूँ। मैं किसी की साइड नहीं लूँगा कि मैं आवाम को कहूँ आवाम बहुत अच्छी है और लीडर जो थे वो बहुत बुरे थे। हम चुनने में गलत फ़ैसला करेंगे तो गलत लीडर आगे आएंगे। देखिए, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन तो बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे वकील तो बन सकते हैं, लेकिन आप सियासतदान लोगों की तावन के बगैर नहीं बन सकते। मैं एक अच्छा लॉयर हूँ, ये तो मेरी कारकर्दगी है, लेकिन जब तक मेरे साथ लोग नहीं मिलेंगे मैं अच्छा रहनुमा नहीं बन सकता। तो इसमें लोगों का भी कसूर है और लीडरशिप भी आगे नहीं आई। अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने ये जुर्म किया, वो जुर्म ये था, ये बुज़दिली कह लें, ये जुर्म कह लें कि अच्छे पढ़े लिखे लोग सियासत में आए ही नहीं मेरे इलाके में ना जी। ठीक है। तो एक तो ये गलती होगी ना लोगों से। दूसरा, ये आपने सवाल किया, ये ब्रिज इंशाल्लाह बनेगा। ये तभी बनेगा जब यहाँ का बेटा यहाँ पे आएगा और लोगों के दर्द को समझेगा, लोगों के तकलीफ़ को समझेगा। अब आगे आपने एक सवाल किया थाने का। थाने कल्चर से देखें, मैं आप सब जितने दोस्त बैठे हुए हैं वो सारे इस कल्चर से बड़ा तंग हैं। ठीक है। ये इजारादारी देखें ना, ये इजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। हम देखें ना, बीइंग एडवोकेट, हम भी जब निकलते हैं ना घर से, तो हमें एक मसला होता है कि हमें ये मसला नहीं होता कि कोई डाकू हमें लूट लेगा। हमें ये मसला होता है कि हम जब पुलिस से कैसे हम अपने दोस्तों को, साथियों को कैसे सेव करेंगे। ये डर नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी हिफाजत करते हैं ना जी। ये परसेप्शन, पब्लिक सर्वेंट, ये परसेप्शन ख़त्म मैं अकेला नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, आवाम को साथ मिलकर करना। लेकिन ये है कि मैं ऐसे चलूँगा जैसे कि मेरी प्लानिंग है कि अगर मेरे साथ मेरी आवाम मोहब्बत करती है तो कम से कम मैं अपने इलाके को एक एग्जाम्पल बनाऊँगा। अपने थानों को, अपने पुलिस वालों से, अपने वकला से मिलकर देखें, एक इंसान एफर्ट कर सकता है। ऐसे मैं स्ट्रगल करूँगा और कोशिश करूँगा अपने हक़ का। मैं पहले भी हिस्सा डाल रहा हूँ, अब भी मैं हिस्सा डालूँगा, लेकिन जब मेरे साथ आप, मेरे दोस्त, मेरा मीडिया, मेरे वकला भाई सारे मिलेंगे तो ये बेहतरी आएगी, और ये बेहतरी फिर दूसरे हल्के में जाएगी, फिर पाकिस्तान। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे जो ज़राए हैं, हमारे सोर्सेज हैं, उनसे ये भी पता चला है कि आपकी कुछ नाराज़गी भी PTI से थी। तो उस नाराज़गी में कोई मतलब कमी आई है, कोई मोहब्बत बढ़ी है, कोई इसके बारे में थोड़ा सा? मैं आपको बताऊं कि मैं PTI से नाराज़ था। ये जो लोग आए थे ना, ये नफ़रत करते थे हमसे ना जी। हम जो पुराने थे ना PTI के, जो कह लें नॉन पॉलिटिकल थे, हमसे नफ़रत की गई ना। ये जो बाद में खान साहब लेके आए, जिनमें सरफरिस्त अलीम खान साहब थे, बाकी दूसरे लोग थे, जब मैं इनमें बैठा होता था ना, तो ये मेरे उन लोगों से नफ़रत करते थे जो कि शुरू से PTI के थे, जो कि इमरान खान के जियाले थे। हाँ, उनमें ये मैटर था कि वो बेचारे नॉन पॉलिटिकल थे, पहले सियासत में आए और वो आम फैमिली से तल्लक़ रखते थे। मेरी कई दफ़ा मेरे इलाके के लोगों को भी पता है, मेरे दोस्तों को भी पता है, पार्टी में भी पता है, उनकी इंसल्ट करने पे इन लीडरों से मेरी कई दफ़ा मुँह मारी हुई है कि देखें, अल्लाह से डरें, ये ताकत आपको जो दी है ये भी अल्लाह की दी हुई है। बेशक है। और उनको अल्लाह ने अगर ऐसा बनाया हुआ है तो उनको डिसार्ड ना करें आप। तो ये फिर ऐसा हुआ कि मेरी नाराज़गी शुरू हो गई तब जब इन्होंने हमें मेरिट की बात करके डीमेरिट किया। इन्होंने कहा जी इलेक्टिबल ही लेने हैं, चाहे वो PTI का जितना मर्ज़ी बड़ा आदमी हो, जितना मर्ज़ी सोशल हो, जितना मर्ज़ी स्टैंडर्ड पे आता हो, हमने टिकट्स इलेक्टिबल्स को देनी है। तो मेरी वहाँ पे नाराज़गी तो नहीं थी, लीडर से क्या नाराज़गी होती है, लेकिन मैं थोड़ा बैक पे हो गया। लेकिन 2018 तक मैं इस वजह से पार्टी के साथ स्टैंड किया कि कल को ये ना कहें कि आप खुद पीछे हो गए थे। हालांकि मुझे 18 के इलेक्शन से पहले ही मैं बाखूबी मैं था जो ये कह रहा था कि आप इन लोगों से ना खेलें, अब आपके पास इलेक्टिबल आ गए हैं, आप इनको लें और अपनी गाड़ी चलाएं आगे, इनके जज्बात से क्यों खेलते हैं। इस वजह से मैं नाराज़ था।
अब चूँकि मैं पार्टी के साथ बाज़ाब्ता मैंने कोई ओहदा नहीं लिया, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएँ, ज़िले में आ जाएँ, ऊपर मरकज़ में आ जाएँ, फिर मुझे और भी कई ऑफ़र्स हुई, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं प्रैक्टिकल सियासत में हल्के की सियासत ही करूँगा, तो अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो ज़रूर। उसके बाद ये मेरी नाराज़गी जो है वो ख़त्म इसलिए चल रही है और मैं इनसे दूर इसलिए नहीं हूँ कि खान साहब का जो नारा है, जो खान साहब बातें करते हैं वो दूसरे लोगों से बेहतर करते हैं। वो मेरे अंदर की सोच है, मेरे अंदर की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, इनकी आवाज़ है कि खान जो बोल रहा है हम सब की आवाज़ है। तो स्टेटस को से हम जान छुड़ाना चाह रहे हैं। हम पूरी दुनिया, दूसरी नई दुनिया की तरफ देखें जहाँ पे जिद्दत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे राइट्स लोगों को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो हम सोचते हैं हमारे बच्चे भी, हमारे इर्द गिर्द लोग भी जिए, हम भी जिए और उनको भी जीने दें। तो अब मेरी नाराज़गी तो है, लेकिन मैंने बाद जो है ना वो पार्टी के साथ मेरे दोस्त सारे उधर हैं, तो मेरी एफिलेशन उधर है, मेरा मजाज उनसे मिलता है। तो मेरी कोशिश है कि पार्टी ने पहले हमें 2 दफ़ा मायूस किया है, तो अब हमारी मेहनत, हमारी एफ़र्ट्स, हमें मौका मिलना चाहिए। हाँ, अगर ना पार्टी ने फिर कोई ऐसी बात की तो मैं बुतों को पूजने वाला नहीं, ना मैं शख्सियात को पूजने वाला हूँ। इलेक्शन मेरा हक़ है, मैं अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाऊँगा। इमरान खान का नारा है, इमरान खान ने ये बात अपनी स्पीच में की है, और अब कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगा कि इलेक्शन में एक तो वो लोग हिस्सा नहीं लेते जो बुज़दिल होते हैं, बिल्कुल, और दूसरे वो नहीं हिस्सा लेते जो जराइम पेशा होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर डिज़र्व करता हुआ, अगर मेरा मेरिट बनता हुआ तो मैं नाराज़ बिल्कुल होऊंगा। और अगर मेरा मुझे पब्लिक ने चाहा ही ना, मुझे लोगों ने, मैं दूसरे कैंडिडेट से बिल्कुल पीछे हुआ तो मैं फिर नहीं। लेकिन अगर मुझसे कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है, मुझसे अच्छा चौकीदारा करता है, मुझसे अच्छा लोगों के, आपके, मेरे, हम सबको वो डिफेंड करता है, हम सबको प्रोटेक्ट करता है, तो मैं क्यों इलेक्शन लड़ूंगा? फिर मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। हाँ, अगर हम पे कोई उसी तरह से कोई मुर्दा, कोई बेहिस, कोई जालम, कोई घर में सोया हुआ, हमसे नफ़रत करने वाला, मेरी पब्लिक से नफ़रत करने वाला आया तो इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, और इससे पहले भी मैं पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनसे मैं बात कर चुका हूँ। सबका एक ही नारा है, एक ही मौक़िफ़ है कि जो कैपेबिलिटी रखता है, जो एलिजिबल है, उसको आगे लाया जाए। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे आगे लाया जाए। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है, और यही पढ़ी लिखी क़यादत का एक मकसद होना चाहिए। सबका नारा इमरान खान साहब के साथ है, और इमरान खान साहब को अब चाहिए, इमरान खान साहब की मैं एक छोटी सी ये बात करता चलूँ कि उन्होंने पिछले जितना उनका टन्योर गुजरा है वो वकला से दूर रहे हैं। तो ये मेरा अपनी इस वीडियो के ज़रिए उनको पैगाम है कि वकला को करीब करें, क्योंकि ये आपके साथ चलने वाले हैं, ये आपसे मोहब्बत करते हैं, ये मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं। और आपको ऐसी लीडरशिप जब मिलती है कि एमएनए का वो एक उम्मीदवार भी हो और वकील भी हो, तो इससे बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ भी सूटेबल है। तो नाज़रीन, आपके इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।